नमस्कार दोस्तों। परीक्षा धाम यूनिट 7। आज हम रक्षा प्रौद्योगिकी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल से आपको बेनिफिट मिले तो आप लेक्चर्स को पूरा देखिए। अगर आपको पहली बार में याद नहीं हो रहा है कोई चीज़ तो उसको बार बार सुनिए। आप काम करते रहिए, कुछ भी करिए, ईयरफोन लगाया, फ्री टाइम में आराम से ईयरफोन से आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत आपको यूनिट 7 के लिए नहीं करनी पड़ेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट या फिर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आगे से और भी एक्सप्लेन करके आपको बताने लगूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी। हमारी जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, आपको पता है कि एक थल सेना की होती है, एक नौसेना की होती है और एक वायुसेना की होती है। 3 तरीके से रक्षा की जाती है अपने देश की सुरक्षा, थल सेना के द्वारा, नौसेना के द्वारा और वायुसेना के द्वारा। जब हम थल सेना के द्वारा करते हैं तो मिसाइल और युद्ध टैंक यूज़ होता है। जब हम नौसेना अर्थात जल सेना उसके द्वारा करते हैं तो पनडुब्बी और युद्धपोत की ज़रूरत होती है। और जब वायुसेना के द्वारा करते हैं तो लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब हम थल सेना के अंतर्गत पहले देखते हैं मिसाइल। मिसाइल के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि एक पथ के आधार पर होता है, एक मारक क्षमता के आधार पर होता है, एक स्थान के आधार पर होता है और एक गति या मैक संख्या के आधार पर होता है। भारत की प्रमुख मिसाइलें अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, प्रहार, सागरिका और निर्भय। ये कुछ मिसाइलों की बात है, वैसे बहुत सारी मिसाइलें हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं पथ के आधार पर। पथ के आधार पर 2 मिसाइलें होती हैं। एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो होती है जो अपने लक्ष्य को आपने एक डिसाइड कर दिया टारगेट, तो उसी लक्ष्य को खोजकर वो सीधे प्रहार करती है और पृथ्वी की सतह के समान चलती है ये। इसका आकार छोटा होता है और क्षमता कम होती है और कम मात्रा में, क्योंकि आकार छोटा होता है और क्षमता कम होती है, इस वजह से उसमें विस्फोटों को ले जाने में भी कम मात्रा में ही सक्षम होती हैं। और इनमें हम जेट इंजन का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है। अब हम दूसरा देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। इसके लिए क्या होता है कि हम पूर्व निर्धारित लक्ष्य को दागने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या होता है, इस तरीके के शेप में अर्धचंद्राकार रूप से ये काम करती है। बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ का अनुसरण करती है और इसका आकार बड़ा भी होता है और क्षमता भी इसकी अधिक होती है और ये बड़ी मात्रा में विस्फोटकों को ले जाने में सक्षम होती हैं। इसमें हम रॉकेट इंजन का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा रॉकेट इसी तरीके से, तो इसमें हम रॉकेट इंजन का प्रयोग करते हैं और अग्नि मिसाइल इसका उदाहरण है। तो हमने क्या जाना, एक क्रूज मिसाइल होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल क्या होता है कि वो खुद ही अपने लक्ष्य को खोज लेता है, अपने लक्ष्य को खोजकर वो खुद ही प्रहार कर लेता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, वो वहाँ पे जाके अपना काम करता है। और क्रूज मिसाइलें पृथ्वी की सतह के समान चलती हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइलें अर्धचंद्राकार चलती हैं। क्रूज मिसाइलों का आकार छोटा और क्षमता कम होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों का आकार बड़ा और क्षमता अधिक होती है। जब आकार बड़ा होगा और क्षमता अधिक होगी तो इसमें विस्फोटकों को ले जाने की भी क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है। और हम क्रूज मिसाइल में जेट इंजन का प्रयोग करते हैं और रॉकेट इंजन का प्रयोग हम ब्रह्मोस मिसाइल में करते हैं, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल में करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल तो क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। ये तो हमने देखा पथ के आधार पर। अब हम देखते हैं दूरी या मारक क्षमता के आधार पर। जैसे हर मिसाइल, उसकी रेंज अलग अलग होती है। कम दूरी की मिसाइलें उसको कहा जाता है जिसकी रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक होती है। इसका उदाहरण है अग्नि, पृथ्वी, सौर्य और सौर्य मिसाइलें। तो अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, सौर्य हो गया, ये तीनों, इसकी रेंज 300 से 1000 किलोमीटर के बीच की होगी। तो ये कम दूरी वाली मिसाइलें हैं। अब हम देखते हैं मध्यम दूरी की मिसाइलें। ये 1000 से 3000 किलोमीटर तक होती हैं
और इसका उदाहरण है अग्नि 2। फिर होता है मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलें, ये 3000 से 5000 किलोमीटर की होती हैं और इसका उदाहरण अग्नि 3, K4, ब्लू स्ट्रिक। और एक इंटर बैलिस्टिक अर्थात अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें होती हैं, इनका रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होता है। अग्नि 6 जो अभी हम विकसित कर रहे हैं वो ये अंतर महाद्वीपीय दूरी का ही उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं कुछ समाचार पन्नों से। एक है प्रोजेक्ट 17 अल्फा। रक्षा विभाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट 17, 15B इस तरीके के। तो एक है प्रोजेक्ट 17 अल्फा, उसके तहत INS महेंद्रगिरी, विंध्यगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये नौसेना की मिसाइलें हैं। अब हम देखते हैं स्थान के आधार पर। कुछ मिसाइलें होती हैं जो हम ज़मीन से ज़मीन में चलती हैं, कुछ मिसाइलें होती हैं जो ज़मीन से हवा में, और कुछ मिसाइलें होती हैं जो हवा से हवा में। तो पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, धनुष और प्रहार, ये हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, धनुष और प्रहार ये सारी मिसाइलें ज़मीन से ज़मीन चलती हैं। त्रिशूल और आकाश ज़मीन से हवा में चलती हैं और अस्त्र हवा से हवा में चलता है। अब मैक संख्या के आधार पर देखते हैं, मतलब इसको जो हम गति होती है वो मैक संख्या में मापते हैं, इसलिए इसके आधार पर हम देखते हैं कि जिस मिसाइल की ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल से कम या 1 मैक संख्या से कम होती है उसको हम क्या कहते हैं? सबसोनिक मिसाइलें। निर्भय जो भारत का है, टॉम हॉक जो अमेरिका का है, और एक्सोसेल ये फ्रांस का है। ये तीनों सबसोनिक मिसाइलें हैं, मतलब जिनकी चाल ध्वनि की चाल से कम हो या फिर जिनकी चाल 1 मैक संख्या से कम हो, तो वो सबसोनिक मिसाइलें कहलाएंगी। जिनकी गति 1 मैक संख्या से अधिक हो या ध्वनि की चाल से अधिक हो, वो ब्रह्मोस मिसाइलें कहलाएंगी। और हाइपरसोनिक मिसाइलें वो कहती हैं जिनकी चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना या 5 मैक संख्या से अधिक होती है, जैसे ब्रह्मोस सेकेंड। ब्रह्मोस फर्स्ट जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है और ब्रह्मोस सेकेंड जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, अब देखिए मैक संख्या को बताया गया है कि यदि किसी माध्यम के किसी पिंड की चाल उसी माध्यम के ताप व दाब की उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस माध्यम से उस वस्तु की मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, मैक संख्या अर्थात माध्यम में जो पिंड की चाल हो गई वो अपोजिट उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। ठीक है, तो जब हम किसी माध्यम में ध्वनि की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल को जब हम डिवाइड करते हैं तो मैक संख्या होती है, अर्थात उनका जो अनुपात होता है। वही बार फिर से दे दिया है कि एक मैक संख्या से कम तो वो सबसोनिक, यदि 1 से अधिक है तो वो सुपरसोनिक और 5 से अधिक है तो हाइपरसोनिक। तो ये हमने जाना गति मैक संख्या के आधार पर। अब हम भारत को कुछ महत्वपूर्ण मिसाइलें जान लेते हैं। सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर से किया गया था। इसके 3 संस्करण हैं। पृथ्वी 1 जो थल सेना के लिए है और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 जो वायुसेना के लिए है, इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। और पृथ्वी 3 ये नौसेना के लिए है और इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। तो पृथ्वी 1, सेकेंड, थर्ड तीनों का हमें पता होना चाहिए कि थल सेना के लिए, वायुसेना के लिए और नौसेना के लिए क्रम से ये मिसाइलें हैं। ये देखिए, ये एक डिज़ाइन है मिसाइल का। इनमें स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 को दिखाया गया है कि जो हम प्रपोजल भरते हैं जैसे GSLV और ये सारी चीज़ें, लिक्विड होता है, कुछ गैस के होता है, कुछ में लिक्विड गैस दोनों होता है। तो इस तरीके का इस पर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मिसाइलें छूटती हैं, जब हम आगे बढ़ती जाती हैं तो ये स्टेजेस निकलते जाते हैं, लास्ट में सिर्फ मिसाइल बचती है। अग्नि भारत की लंबी दूरी तथा इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है, लंबी दूरी की है और पृथ्वी की तरह यह भी ज़मीन से ज़मीन पर मार सकने वाली मिसाइल है। अग्नि 4 राडारों की पहुंच से बाहर होगी। हम इस राडार के थ्रू हम इसको नहीं पता कर सकते हैं और इसके 5 संस्करण हैं। हमने देखा था अग्नि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और उनकी रेंज भी जिस तरीके से अग्नि फर्स्ट की रेंज 300 से 1000 के बीच में थी, फिर हम अग्नि सेकेंड की रेंज देखते हैं 1000 से 3000 के बीच में, इसी तरीके से रेंज उसकी बढ़ती जाती है। अग्नि 6 हमने देखा ही था कि 5000 किलोमीटर से अधिक इसकी जो मारक क्षमता है वो रहेगी।
चलिए अब आगे हम देखते हैं। ये देखिए एक्सप्लेन किया गया है। रेंज अग्नि फर्स्ट की रेंज 700, अग्नि सेकंड की रेंज 2000, अग्नि थर्ड की रेंज 2.5, अग्नि फोर्थ की रेंज 4000 और अग्नि फिफ्थ की रेंज 5000 है। ठीक है, इसका पेलोड भी बढ़ता जा रहा है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा, मोस्टली 1000 के ही समथिंग है। सिर्फ अग्नि थर्ड में 1500 है और अग्नि फिफ्थ में 1360 है। ऊंचाई 15, 20, 16.5, 20, 17 ऐसे क्रम से इनकी ऊंचाइयाँ हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं नाग। इसका सबसे हिट क्वेश्चन तो ये होता है कि नाग कैसी मिसाइल है। तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है और इसका परीक्षण कब किया गया था? 1990 में। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 4 किलोमीटर। इसी का नया संस्करण, जैसे नाग है, इसी का नया संस्करण हेलिना और ध्रुवास्त्र है। इसका जो अपडेटेड वर्जन हो गया, न्यू वर्जन हो गया, उसको हम हेलिना कहते हैं और ध्रुवास्त्र कहते हैं। इसका उपनाम दागो और भूल जाओ, क्योंकि इसे एक बार दागने के बाद निर्देशित करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नाग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंटी गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है और इसे दागो और भूल जाओ की पद्धति पे काम करती है। अब हम देखते हैं आकाश। नाम से लग रहा है कि सतह से हवा, नाम से लग रहा है ना कि सतह से हवा में हम जाएंगे आकाश में। तो सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है। इसके बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं। मारक क्षमता 25 किलोमीटर है और यह पहली ऐसी प्रक्षेपास्त्र है जिसमें प्रणोदक के रूप में हम रैमजेट सिद्धांत का उपयोग करते हैं। प्रोपोर्शनल के रूप में हम रैमजेट सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं त्रिशूल। जैसे आकाश सतह से, आप आकाश को हमेशा याद रखो कि पृथ्वी से आसमान में, तो नाम से याद हो गया आकाश। इसी तरीके से त्रिशूल भी देखते हैं आप, जमीन से ऐसे आसमान की ओर ऐसे होता है उसका शेप। ठीक है, तो त्रिशूल को भी आप ऐसे गेस कर सकते हैं कि ये भी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये कम दूरी की मिसाइल होती है। इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है और दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को समाप्त भी कर सकती है। आकाश की मारक क्षमता ज़्यादा है, त्रिशूल की कम है। अब हम देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है। क्यों? क्योंकि ये भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है और जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है और मॉस्कोवा नदी जो कि रूस की है, इसके नामकरण से ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा को जोड़ दिया गया, मॉस्को को, तो इसे ब्रह्मोस बन गया। ये मध्यम दूरी की मिसाइल है और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हमने देखा था सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कि हमें इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपना लक्ष्य खुद ही ढूंढ लेती है। फिर है मारक क्षमता जिसकी 290 किलोमीटर है, लेकिन जो नवीन संस्करण है वो 450 से 500 किलोमीटर है। ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और दागो और भूल जाओ की पद्धति पर काम करती है। इसका प्रथम संस्करण कब किया गया था? परीक्षण 2001 में इसका प्रथम परीक्षण हुआ था। तो आप अब मुझे कमेंट में बताइए कि सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइलें कौन कौन सी हैं और दागो और भूल जाओ की पद्धति पर कौन कौन सी मिसाइलें काम करती हैं। अब हम आगे देखते हैं शौर्य मिसाइल। यह भी सतह से सतह पर मार करती है और बैलिस्टिक मिसाइल है ये। बैलिस्टिक अर्थात जिसका लक्ष्य हमें निर्धारित करना पड़ता है और वो अर्धचंद्राकार शेप में काम करती है। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है और नाभिकीय एवं परंपरागत दोनों हथियारों को ले जा सकती है। फिर हम अग्नि 6 मिसाइल को देखते हैं। ये अंतर महाद्वीपीय प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है और मारक क्षमता इसकी 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। ये सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। ठीक है, फिर ब्रह्मोस, भाई भारत और रूस के समझौते के तहत प्रस्तावित, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, हमने इसके पहले भी पढ़ा था। अब हम निर्भय को देखते हैं। ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है और ये ज़मीन से ज़मीन पर ही मार सकती है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? DRDO कर रहा है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सागरिका। ये साइबेरियन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण समुद्र के भीतर किया गया था। ठीक है, नाम से ही लग रहा है। और मिसाइल परंपरागत एवं परमाणु दोनों आयुध ले जाने में सक्षम है और भारत 5वां ऐसा देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। ठीक है, तो अगर हम पनडुब्बी से, ज़मीन की जगह पनडुब्बी से हम बैलिस्टिक मिसाइल को दाग रहे हैं तो वो कौन सी मिसाइल होगी? सागरिका। अब हम धनुष की बात करते हैं। ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये पृथ्वी 2 का नौसैनिक संस्करण है। ठीक है, पृथ्वी 2 जो मिसाइल था उसका नौसैनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर और लगभग 500 किलोमीटर ये आयुध प्रक्षेपित कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्रद्युम्न की।
दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सक्षम होता है। यह स्वदेश निर्मित है और 2007 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। फिर है पिनाका, डीआरडीओ द्वारा विकसित जमीन से जमीन पर मार करने वाली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग प्रक्षेपण है और 1999 में कारगिल के दौरान सफल प्रयोग किया गया था और यह भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जब कारगिल युद्ध के दौरान हमने इसका प्रयोग किया था और सफल तरीके से। फिर है काली 5000, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? किलो एम्पियर लीनियर। ये बार्क और डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। अब आप मुझे बताएंगे कि डीआरडीओ का स्थापना वर्ष और उसका सेंटर कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे है, और बार्क का स्थापना वर्ष, सेंटर कहाँ पे है, उसका मुख्यालय, ये दोनों आपको मुझे कमेंट में बताना है। शक्तिशाली बीम अस्त्र है यह एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिससे माइक्रोवेव उत्सर्जित होता है, ठीक है, और यह विमानों एवं प्रक्षेपण पर लक्षित करने पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों एवं कंप्यूटर चिप को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम है। फिर है प्रहार, यह सतह से सतह पर मार करता है, बैलिस्टिक मिसाइल है और डीआरडीओ ने इसको भी बनाया है और मारक क्षमता कितनी है? 150 किलोमीटर और एक चरण वाली ऐसी मिसाइल है। अब हम देखते हैं कुछ युद्ध टैंक भारत के। अर्जुन युद्ध टैंक, यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। इसकी गति कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रात में भी काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन में काम करता है, रात में भी ये काम करता है। और जब हम देखते हैं कि जहरीली गैस और विकिरण के प्रभाव दुश्मन देश जब भेजते हैं, ऐसा करते हैं जब, तो उसके प्रभाव से भी ये बचाता है, ठीक है। फिर भीष्म टैंक, इसे हमने रूस से खरीदा था, किंतु आज हमारे पास लाइसेंस है और हम खुद ही बना सकते हैं इसको। यह ज़मीन पर बिछाई गई बारूदी सुरंग से रक्षा करता है। ज़मीन में अगर बारूदी सुरंग बिछा दी गई है किसी दुश्मन देश ने, तो उससे भीष्म टैंक उससे रक्षा करेगा और यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। फिर हम देखते हैं अजय टैंक, यह भारतीय सेना में शामिल किया गया कब? 1979 में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अजय टैंक है क्या आखिरकार। वज्र टैंक, यह K9 वज्र टैंक है इसका पूरा नाम, और सूरत के हजीरा में L&T कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। 2021 में मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया है। फिर है T-55 MBT, यह 700 टैंक भारतीय नौसेना के पास हैं, करीब 700 टैंक, और ऑपरेशन रेंज इसकी कितनी है? 325 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं वायु रक्षा तकनीक। भारत के प्रमुख लड़ाकू विमान, 3G और 4G तकनीक आधारित लड़ाकू विमान का उपयोग भारत कर रहा है और रूस के साथ भारत 5G पे भी काम करने जा रहा है। हमारा प्रमुख लड़ाकू विमान जो कि देशी है वो है तेजस। विदेशी कौन कौन से हैं? मिराज, मिग, जैगुआर, राफेल और सुखोई। मिराज का आपको पता ही है और मिग का भी आपको पता है कि कितने इश्यूज बीच में चल रहे थे, आज से शायद 2-3 साल पहले। फिर हम देखते हैं तेजस। इश्यूज इन द सेंस ये कि कहाँ से लिया गया ये तो हमें पता ही है, लेकिन कितने में लिया गया, इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आती थी। अब हम बात करते हैं तेजस की। यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। इसे डीआरडीओ एवं HAL द्वारा विकसित किया गया है। इसमें सिंगल इंजन एवं सिंगल सीट है। यह सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरता है। अब हम कुछ देखते हैं हेलीकॉप्टर जो स्वदेशी हैं और कुछ वो जो विदेशी हैं। चीता, चेतक, ध्रुव और रुद्र, नाम से लग रहा है। चीता, चेतक, ध्रुव और रुद्र ये क्या है? स्वदेशी है। और विदेशी कौन से हैं? अपाचे, चिनूक, Mi-24 और इल्यूशन, नाम से ही आपको लग रहा है कि ये विदेशी हैं। अब हम ध्रुव की बात करते हैं। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और हमने इसका उत्पादन हम इतना ज़्यादा करने लगे हैं कि हम दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं। अब हम बात करते हैं सारस की। यह भारत की स्वदेश तकनीक से निर्मित नागरिक सेना का ये जो है हेलीकॉप्टर है और इसका निर्माण 2004 में किया गया था। फिर हम बात करते हैं चीता की। ये फ्रांस और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लेबोरेटरी या लिमिटेड, ऐसी कुछ फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टर है। चीता और चेतक भारत के बहुत पुराने, काफ़ी पुराने हेलीकॉप्टर हैं। नाम कितना अच्छा है, अपाचे। यह USA की बोइंग कंपनी से निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है अपाचे, और नामकरण USA की अपाचे जनजाति के नाम पर इसका किया गया है। अब हम देखते हैं चिनूक को।
यह भी अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा लिया गया है और आधुनिक मालवाहक हेलीकॉप्टर है, मतलब माल को भी उठा सकता है। और इसका नामकरण जो चिनूक एक स्थानीय गर्म हवा है उत्तरी अमेरिका में, उसके नाम पर किया गया है। अब तो सिलेबस से खैर वर्ल्ड ज्योग्राफी हटी गई है, नहीं तो उत्तर अमेरिका और चिनूक कैसी हवा है, गर्म है, और कहाँ पे, उत्तर अमेरिका में, ये भी फैक्ट आपको याद हो जाता। खैर MI-24 ये रूस से खरीदा हुआ है और भारत को सबसे अधिक सेवा देने वाला हेलीकॉप्टर है। फिर इल्यूजन की बात करते हैं, यह रूस से खरीदा गया है। ये अपनी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता हो तो हमने सबसे ज़्यादा प्रक्षेपास्त्र वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं रूस से ही खरीदा है। अब हम अमेरिका से खरीदने लगे हैं, नहीं तो रूस को हम एक टाइम पे अपना बड़ा भाई कहा करते थे, कि एक भाई वाला रिश्ता रहा करता था कि हमें कभी भी ज़रूरत होगी तो रूस हमारे सपोर्ट में आएगा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो बदलते रहते हैं, कब कौन किसके पक्ष में आ जाए कुछ पता नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मानव रहित यान अर्थात ड्रोन की, जिसमें मानव से रहित है। रिमोट से संचालित होने वाला एक हवाई जहाज है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों की पड़ताल करने के लिए किया जाता है। ड्रोन के अंदर दुश्मन के इलाकों की पड़ताल करने के लिए कैमरा, आधुनिक सेंसर, कई अन्य तरह के तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। 20 से 24 घंटे तक 3000 फीट की ऊंचाई पर निरंतर यह सेवा दे सकता है। ठीक है। अब भारत के कुछ ड्रोन जो स्वदेशी हैं, रुस्तम, नेत्र, निशांत और लक्ष्य, और विदेशी हैरान और हैरोड। रुस्तम यह एक मध्यम ऊंचाई वाला मानव रहित लड़ाकू विमान है, हवाई वाहन है, सॉरी। इसे DRDO ने विकसित किया है और यह भारत की तीनों सेनाओं द्वारा विकसित हो रहा है, प्रयोग होता है, मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना। और 2016 में इसका परीक्षण किया गया था। आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात रुस्तम, नेत्र, लक्ष्य, निशांत और लक्ष्य की बात करें तो ये आखिरकार हैं क्या और विकसित किसने किया है। सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए ये है क्या आखिरकार। लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर है, टैंक है, क्या है आखिरकार, मिसाइल है, तो पता होना चाहिए हमें। नेत्र को DRDO ने बनाया है। निशांत यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है और इसे 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जाता है। फिर हम बात करते हैं लक्ष्य की। DRDO द्वारा विकसित पायलट रहित विमान है, जमीन से वायु और वायु से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसे तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है और 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जाता है। फिर विदेशी है ये हेरॉन। भारत ने चीन सीमा पर निगरानी के लिए इस ड्रोन को तैनात किया था और हमने इजराइल के द्वारा इसको खरीदा था। फिर है हेरोप, यह भी मानव रहित युद्धक ड्रोन है और इसका निर्माण भी इजराइल ने किया है। तो हिरान और हेरोप दोनों का निर्माण इजराइल के द्वारा किया गया है। यह युद्ध क्षेत्रों के ऊपर मंडराने वाले ज़रूरत पड़ने पर हमला करने के लिए भी बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं नौसेना रक्षा तकनीक की। विमान वाहक पोत, अर्थात वो जो इन पर लड़ाकू विमान भेजे एवं उतारे जाते हैं। फिर एक होती है पनडुब्बियाँ, जो जल के अंदर होती हैं और दुश्मन के रडार का पता नहीं कर सकता है, जिसे दुश्मन का रडार पता नहीं कर सकता है, वो पनडुब्बियाँ होती हैं। और विमान वाहक वो पोत होते हैं जो लड़ाकू विमान भेजे जाते हैं जिससे और उतारे जाते हैं। अब भारत के कुछ हम विमान वाहक पोत की बात करते हैं। INS विक्रांत बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि भारत का पहला विमान है जो स्वदेशी रूप से निर्मित है। फिर INS विराट, ये 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था और ब्रिटेन से इसे खरीदा गया था। 2017 में इसकी सेवा समाप्त हो चुकी है। फिर INS विक्रमादित्य को देखते हैं। 16 नवंबर 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, रूस से उपहार में प्राप्त, जिसे एडमिरल गोर्जगो के नाम से रूस में जाना जाता है, INS विक्रमादित्य को। फिर INS रंजीत रूस के सहयोग से निर्मित है और 2019 में ही सेवानिवृत्त हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ पनडुब्बियों की। स्वदेशी INS अरिहंत, करंज, अरिमदन और कदमत। नाम कितने अच्छे अच्छे लगते हैं। फिर स्वदेशी कौन कौन सा है जो हमने रूस के सहयोग से बनाया, वो INS चक्र, सिंधु रक्षक भी रूस के सहयोग से, कलवरी हमने फ्रांस की सहायता से और शिशुमार जर्मनी की सहायता से बनाया है। फिर कुछ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ जाते हैं। एक तो पहली बात ये कि ये चलती किससे हैं, तो ये डीजल से चलती हैं। और क्या होता है, ये पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। और ये पनडुब्बियाँ कौन कौन सी हैं? INS कलवरी, खंडेरी, बेला, वागीर, करंज और बागशीर। ये सब कैसी पनडुब्बियाँ हैं? स्कॉर्पियन श्रेणी की। फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की अलग से। युविका इसरो,
ये इसरो का एक प्रोग्राम है जो स्कूल के बच्चे को युवा वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। रुद्रम हमने देखा था कि भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल का विकास DRDO द्वारा किया गया है। और अजय वारियर युद्ध अभ्यास ब्रिटेन के साथ भारत का होता है और अभी 27 अप्रैल से लेके 11 मई 2030 तक हुआ था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं हम। सौ क्या है? स्मार्ट एंटी एयर फील्ड हथियार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रिसाइज हथियार है जिसे एक एयरक्राफ्ट से दागा जाता है। फिर मार्स क्या है? ऑटोनॉमस रोबोट सिस्टम है, भूमि की खानों एवं विस्फोट उपकरणों को संभालने के लिए ये एक स्मार्टफोन है। हेलिना और नाग हमने देखा ही था, एक टैंक रोधी मिसाइल है। टॉप अटैक मोड मिसाइल क्या होता है? जो अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर नीचे मुड़कर लक्ष्य को भेजता है, उसको हम टॉप अटैक मोड मिसाइल कहते हैं। फिर डायरेक्ट हिट मोड मिसाइल होता है जो हम कम ऊंचाई पर जाकर सीधे लक्ष्य को भेजती है। टॉप अटैक क्या होता है? नाम से लग रहा है कि टॉप मतलब ऊपर से अटैक जो करे और नीचे मुड़कर लक्ष्य को भेदे, और डायरेक्ट हिट मतलब कम ऊंचाई पर जाकर सीधे लक्ष्य को भेजती है। फिर हम बात करते हैं टॉरपीडो की। पनडुब्बी से चलने वाली मिसाइल को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है वरुणास्त्र। ये क्या है? एक टॉरपीडो है। स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग 1980 में स्थापित किया गया था। और प्रोजेक्ट 75 मैंने कहा था ना कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, 75, 15, 17। इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट 75 है जो फ्रांस के साथ मिलकर हम देश में पनडुब्बियों का विकास कर रहे हैं। अब भारत में कुछ परमाणु परीक्षणों को देख लेते हैं। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। स्थान पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान। ईंधन इसमें हमने प्लूटोनियम का यूज़ किया था। सबसे ज़रूरी क्या है कि इसको हमने कोड कौन सा दिया था? स्माइलिंग बुद्धा, सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरा परीक्षण हमने कब किया था? जब ही हमने पहला परीक्षण किया था तो अमेरिका ने और बड़े बड़े देशों ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए थे, बैन लगा दिया था कि हम मिसाइलों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते हैं। हमने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली थी। परमाणु के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में हम आज आत्मनिर्भर बने हैं, तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और बहुत रिसर्च किया गया है। हम आत्मनिर्भर ऐसे हुए हैं कि हमारी कोई मदद करने वाला नहीं था। हमने सारे परीक्षण खुद से किए। अब हम दूसरे परीक्षण की बात करते हैं। ये 11 और 13 मई 1998 में हुआ था। इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि उस टाइम पे APJ अब्दुल कलाम जी ने इसमें थे, इस ग्रुप में मतलब शामिल थे। R चिदम्बरम जी और अनिल काकोडकर मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ के हैं ये आप सर्च करके, और जिसको पता है वो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि अनिल काकोडकर हैं कहाँ के, बहुत ज़रूरी है। पहले में हमने ईंधन का उपयोग प्लूटोनियम किया था और दूसरे में हमने यूरेनियम और ड्यूटेरियम का ईंधन का उपयोग किया है। बहुत ज़रूरी है। आप कभी टाइम मिले तो पोखरण शायद सीरीज़ है ना, या परमाणु मूवी है जॉन अब्राहम की, वो आप देखिए। हमें पता होना चाहिए अपने देश के इतिहास के बारे में कि कितना संघर्ष किया गया है। चर्चा में रही कुछ तकनीक। एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। वरुण क्या है? भारत का पहला यात्री ड्रोन है। स्काईवॉक क्या है? भारत का पहला 5G ड्रोन है। INS विक्रांत क्या है? भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। पनडुब्बी सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। युद्धपोतक निशंक, अक्षय और गोमती की सेवा मुक्त किया गया है। और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला विश्व का पहला देश है। ये सारे आपको याद होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी है कि ये कौन से वरुण क्या है, स्काई वॉक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि करंट की चीज़ें हैं। फिर हम कुछ जो हमारे युद्धाभ्यास होते हैं उसको जान लेते हैं। धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान का है, थल सेना के द्वारा। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान का है, थल सेना का है। सूर्य किरण भारत और नेपाल का है, थल सेना का है। गरुड़ भारत और इंडोनेशिया का है, थल सेना का है। फिर वरुण भारत और फ्रांस का है, नौसेना का है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर का है, नौसेना का है। मालाबार जो कि क्वाड देश में कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया और शायद जापान है। जापान का मुझे क्लियर नहीं पता है, लेकिन क्वाड कंट्रीज़ में 4 कंट्रीज़ आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, USA, इंडिया अर्थात भारत और शायद जापान है। तो आप एक बार कर लीजिएगा, अगर किसी को पता हो क्वाड तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। नसीम अल बहर, ये भारत और ओमान का है, नौसेना का है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया का है। गरुड़ भारत और फ्रांस का है, वायुसेना का है।
ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान का है, वायुसेना का है। और वीर गार्जियन भारत और जापान का युद्धाभ्यास है, जो कि वायुसेना का है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट का डिजाइन किसने किया था? UR राव ने, उडुपी रामचंद्र राव ने। नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंड हैं, जिन्होंने सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड बनाया है। ईगल नामक लैंडर के माध्यम से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरे थे। तो जब चंद्रमा पर उतरे थे तो उस लैंडर का नाम क्या था? वो था ईगल। डाविंसी और वेरिटास क्या है? ये शुक्र मिशन है। किसके हैं? नासा के। इलिसा क्या है? इवॉल्व लेजर इन्फॉर्मेटर स्पेस एंटीना एक प्रस्तावित अंतरिक्ष मिशन है, जिसका गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना है, जिसका उद्देश्य चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नामकरण सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। भारतीय उपग्रह प्रणाली इनसैट मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह का उदाहरण है। नाविक का पूरा नाम नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन होता है। और गैलीलियो परियोजना यूरोपीय संघ द्वारा विकसित एक मल्टी सैटेलाइट संचालन परियोजना है। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी हेतु रूस ने 2021 में अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया है। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए इसने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम आर्कटिका M है। सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उसमें शनि ग्रह है जो उसका घनत्व सबसे कम होता है। और शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है? रुद्रम, और जिसे DRDO ने बनाया है। DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और राफेल लड़ाकू जेट विमान की सप्लाई करने वाला फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन है। और रक्षा मंत्रालय की अपतटीय गश्ती OPV का नाम सार्थक है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने डिज़ाइन किया है। फिर है जियोडेसी। ये क्या है? पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों की सटीकता से मापन एवं उनकी समझ विकसित करने वाली एक शाखा है, जिसे पृथ्वी के रूप, आकार, घनत्व, भार आदि का अध्ययन किया जाता है। नैनो हर्मिंग बर्ड अमेरिका द्वारा विकसित चालक रहित जासूसी वायुयान है। 2021 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने डॉपलर वेदर रडार को उत्तराखंड के मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थापित किया था। फिर है एक CECRI अर्थात सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना अलगप्पा चेट्टीचार, शांति भटनागर और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से की गई थी। कहाँ पे? तमिलनाडु में। थोड़ा सा डिफरेंट है, आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें पूछ सकता है। फिर है MOEMS। इसका पूरा नाम होता है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। ये क्या है? एक ऑप्टिक स्विच, ऑप्टिकल क्रॉस कनेक्ट, ऑप्टिकल माइक्रोबोलोमीटर आदि उपकरण इसमें होते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप वो भी बता सकते हैं। मैंने कहा था इसके पहले भी कि अगर आपको लगता है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं और ज़्यादा, तो मैं एक्सप्लेन भी इसको कर सकती हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज़ भी लेके आऊं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसको सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके भी वीडियोज़ अपलोड कर दिया करूँगी। थैंक यू सो मच।